नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के लिए जो टेस्ट मैं डेली आप लोग के लिए कंटिन्यू करता हूँ फ्रेंड्स, फिर से आज उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, टेस्ट नंबर 6 है, आप डेट यहाँ पे देख रहे होंगे 8/7/2024। ये आज का फ्रेंड्स ये आपका प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़े रहिए फ्रेंड। प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जब तक आपका जो एग्जाम है सब एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्री, बीपीएससी प्री, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। प्लीज़ आप एक बार पीसीएस मेकर चैनल से जुड़िए। और देखिए फ्रेंड्स, लगभग इस प्रैक्टिस सेट में भी आपको एक आध दो क्वेश्चन देखने को गलती मिलेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो ऑथेंटिक वीडियो देखिए जिसपे आपको आंसर केवल ना बताया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऑथेंटिक वीडियो वो देखिए जहाँ पे अच्छे से उसको समझाया जाए। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़िए, यहाँ पे मैं अच्छे से बताता हूँ और कहाँ पे आपको मिस्टेक होता है मैं उसको भी इंप्रूवमेंट करके आपको इसको बताता हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, पीसीएस मेकर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे। देखिए, गांधी जी के बहुत सारे अनुयायी थे, तो पेशे से एक शिक्षक थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था जेबी कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जेबी कृपलानी क्या थे? तो अनुयायी में से गांधी जी के क्या थे? पेशे से एक शिक्षक थे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि नौसैनिक विद्रोह के दौरान सैनिक ने गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक के रिहाई की मांग की थी। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नौसैनिक विद्रोह की फ्रेंड्स, तो ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 18 फरवरी 1946 से हुआ था, और ये युद्ध चला था 23 फरवरी 1946 तक ये युद्ध चला था, ध्यान रखिएगा। और ये किसके रिहा के लिए नौसैनिक मांग की थी? तो याद रखिएगा बीसी दत्त। तो बीसी दत्त के रिहाई के लिए क्या हुआ था कि ये रिहाई की मांग की थी किसने? तो ये इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, 3rd नंबर, कि अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से समझौता किसने कराया? देखिए फ्रेंड्स, ये उदारवादी और अतिवादियों, तो ये जो समझौता हुआ था ना, ये मतलब उदारवादी और उग्रवादी जो था, ये आपके जो 1916 में जो आपका बनारस बीएचयू का जो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स, तो उसके वहाँ पे स्थापना किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। तो देखिए यहाँ पे अगर राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मतलब अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में समझौता करवाया था। किसने? तो एनी बेसेंट ने, और बाल गंगाधर तिलक ने भी। तो ऑप्शन में यहाँ पे एनी बेसेंट है, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। 4 नंबर के क्वेश्चन है कि आधुनिक कृषि संबोधन किसके लिए है? तो देखिए, आधुनिक कृषि संबोधन जो है वो किसके लिए है? तो एमजी रनाडे। किसके लिए? तो एमजी रनाडे के लिए है। और याद रखिएगा, ये आधुनिक ऋषि जो है, आधुनिक ऋषि जो संबोधन है एमजी रनाडे, और महाराष्ट्र का सुकरात कहा था एमजी रनाडे को। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा था? तो एमजी रनाडे को। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो अवंतिका था, अवंतिका। अगला 6 नंबर क्या कि मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? तो देखिए, मौर्य प्रशासन में जो संग्रहण था वो भू राजस्व से संबंधित था, भू राजस्व। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यवस्थित कई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो ये 90 दिनों के भीतर दायर कर सकता है अपील। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, तो बिल्कुल आपका गलत है फ्रेंड। देखिए, 50% सीट नहीं बल्कि आपका 33% सीट, याद रखिए 33% सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। और ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गाँव में रहने वाले सभी लोग होते हैं, तो बिल्कुल ये भी फ्रेंड्स आपका गलत है। अब गांव मतलब कि ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, और गांव में रहने वाले सभी लोग मतलब बच्चे भी हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है आपका कि मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, तो ये बिल्कुल आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी केवल 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था? तो यह आया था 2004 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2004। अगला 10 नंबर की भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो देखिए, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होते हैं ना, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि मूल संविधान में हमारा 8 ही अनुसूची थी, लेकिन अगर हम बात करते हैं पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान
संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला 12 नंबर की बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो देखिए उड़ीसा का है। बहुत सालों से बीजू जनता दल ये उड़ीसा का क्षेत्रीय पार्टी था, लेकिन अभी वर्तमान में बीजेपी का सरकार आ गया है उड़ीसा में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो 12 का सी हो जाएगा। 13 नंबर है क्या कि किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की परिणात्मकता का ध्यान निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है माध्यिका में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माध्यिका में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है आपका। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उत्तराखंड राज्य में 4 धाम यात्रा एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। बिल्कुल आपका सही कि भारत में उत्तराखंड राज्य में 4 धाम यात्रा है और ये क्या है? पवित्र तीर्थ यात्रा है। तो इस 4 धाम यात्रा में शामिल तीर्थस्थल है तो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, अमरनाथ और हरिद्वार नहीं है फ्रेंड्स। देखिए तो यहाँ पे केदारनाथ और बद्रीनाथ है, अमरनाथ और हरिद्वार नहीं है, बल्कि इसमें हो जाएगा आपका गंगोत्री और यमुनोत्री। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर केवल एक आपका सही हो जाएगा। अगला है 50 नंबर कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर के पिता तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, आपको सही, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो एलन ट्यूरिंग को कहते हैं, एलन ट्यूरिंग को। और याद रखिएगा कि कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार कौन है? तो एलन ट्यूरिंग। एक बिहार दरोगा के एग्जाम में आया था कि एलन ट्यूरिंग किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कंप्यूटर में दिए जाने वाला एक क्या है? तो एक पुरस्कार है। और याद रखिएगा अगर कहा जाए एलन ट्यूरिंग का तो कंप्यूटर जगत का नोबेल पुरस्कार कहा था एलन ट्यूरिंग को, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? तो देखिए इसका जो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य जो है ना, उसका काम है डिकोम प्रोग्राम अनुदेश करना। अगला है 17 नंबर कि हार्ड डिस्क ड्राइव और डीवीडी को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम लोग करते हैं फायर पावर का। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और सीडी का होता है कम्पैक्ट डिस्क होता है, तो फायर पावर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर है कि डैश की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर यानी कि तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया है, तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का है भारतनाट्यम, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका पोंगल। पोंगल हो जाएगा कि मतलब कि नाम से उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा है पोंगल से। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 20, देखिए यह क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है 20 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का पहला 100% जैविक राज्य है? तो विश्व का है ये सिक्किम है, भारत का सिक्किम जो 100% जैविक राज्य है। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है? देखिए रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य है इसमें आर्द्र भूमि का संरक्षण करना होता है। और देखिए पहला जो रामसर जो हुआ था ना, पहला जो रामसर कन्वेंशन हुआ था वो कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कहाँ पे? तो ईरान के रामसर नामक शहर में हुआ था। इसीलिए हम लोग 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूची 1 को सूची 2 को सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। पेरिस जो एग्रीमेंट हुआ था वो फ्रेंड्स कब हुआ था? तो देखिए पेरिस जो एग्रीमेंट हुआ था 2015 में हुआ था। रियो समिट जो हुआ था वो कब हुआ था? तो रियो समिट हुआ था 1992 में। और फर्स्ट UNIPC कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1995 में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 23 नंबर कि वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो देखिए भारोत्तोलन यानी कि रेसलिंग भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो ये थी आपका मेरता की जो थी मीराबाई राजपूत राजकुमारी मेरता की थी। 25 नंबर कब्बों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है, कब्बों का अध्ययन। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? सबसे बड़ा कुल कौन सा है? कुल, तो देखिए कंपोजिटी जो है वो सबसे बड़ा कुल कौन सा है? तो कंपोजिटी। अगला है 27 नंबर की जीवाणुओं में अभाव होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जीवाणुओं का अभाव क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। तो देखिए फ्रेंड्स आई थिंक जीवाणुओं में जो अभाव होता है तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन देखिए कोशिका भित्ति, क्योंकि आपको पता है कि कोशिका भित्ति जो होता है केवल पादप में पाया जाता है। ठीक है, और जीवाणु में देख लीजिएगा, नहीं ठीक है, जीवाणु में अभाव होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया का ऑप्शन नंबर सी आपका सही, माइटोकॉन्ड्रिया का ही अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि हेनले के लूप का कार्य क्या है? तो जल का संरक्षण करना। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर कि रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए निम्नांकित में किसकी मुख्य भूमिका रहती है? तो द्वार कोशिकाओं की।
अगला 30 नंबर कि सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग डैश होता है, तो 2 मिनट पहले होता है, 2 मिनट पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 2 मिनट पहले। 31 नंबर के निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी, तो माइकल फैराडे ने। अगला आपका 32 नंबर की विद्युत चुंबक की प्रबलता होती है, तो धारा बढ़ने पर क्या होती है कि विद्युत चुंबक बढ़ जाती है, प्रबलता क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है। 34 नंबर है आपका झूले में पर बैठे लड़के की गति होती है, तो आवृत्ति होती है, आवृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर कि दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज आइजैक न्यूटन ने की थी, आइजैक न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर की निम्न में से डैश एक कमजोर बल्ब है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। अगला 37 नंबर की धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है, तो देवतीहीनता जो होती है ये आपको गुणधर्म नहीं दर्शाती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर की निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए घटते क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो इसका हो जाएगा सोडियम, लोहा, चांदी और सोना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सोडियम, लोहा, चांदी, सोना। 39 नंबर की अल नीनो के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि अल नीनो में, तो यह एक अस्थायी गर्म समुद्री धारा है जो पेरू के निकट प्रकट होती है, बिल्कुल आपका सही है। दूसरा है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि होती है, फ्रेंड्स ये आपका गलत है। ठीक है, पश्चिमी प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि नहीं होती है, आपका गलत है। और ऑप्शन सी है कि दक्षिण दोलन सूचकांक ऋणात्मक होती है, तो ये भी आपका सही है कि दक्षिण दोलन जो सूचकांक ऋणात्मक होती है, और भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा होती है, ये भी आपका सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि अल नीनो के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसको नहीं कर लीजिएगा फ्रेंड्स, सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं है, ध्यान रखिए, टाइपिंग मिस्टेक है। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी साझा करता है, तो आपको पता थे कल वाला वीडियो अगर आप देखे होंगे, तो इसका राइट आंसर बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, और उसके बाद है चीन, उसके बाद है पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा, तो 4096 किलोमीटर ये साझा करता है। अगला 41 नंबर की निम्न में से कौन सा जापान के 4 मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है। देखिए जापान का 4 मुख्य द्वीप कौन सा है, मैं वो बताया था। पहला आपका होक्काइडो द्वीप, शिकागो द्वीप, शिकोकू द्वीप, होन्शु द्वीप और क्यूशू द्वीप, ये 4 आपके जापान के क्या मुख्य द्वीप है, लेकिन आपका सांसित द्वीप ये मुख्य द्वीप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42 नंबर की भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव है। देखिए आपको पता है कि भारतीय राष्ट्र पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और यह अनुच्छेद 61 में वर्णित है, और यह क्या है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, याद रखिए भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। 43 नंबर की सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, तो देखिए इसमें जो शामिल है फ्रेंड्स वो कौन शामिल है, तो वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान एवं सब्सिडी पर व्यय, ये शामिल है आपके। 44 नंबर की निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा मानी जाती है, तो तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु ये आपकी द्रविड़ भाषा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर की भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई थी, तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका की अवधारणा जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनेगा, तो संघ राज्य क्षेत्र से बनेगा, केंद्र शासित प्रदेश से बनेगा, और ऐसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है इससे ही बनेगा, तो इसमें से सभी, राइट आंसर डी हो जाएगा। 47 नंबर की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है, तो द ईगल नेस्ट के नाम से किसे जाना जाता है, तो तोरना किला को द ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है, तोरना किला को। अगला 48 नंबर की निम्न से कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित है, मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है वह अरावली एवं विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित है। 49 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, देखिए चिल्का झील, चिल्का ये उड़ीसा में है, ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है। लोकटक झील ये आपके मणिपुर में है, मीठे पानी की झील है। और वुलर झील आपके जम्मू कश्मीर में, ये भी आपके मीठे पानी का झील है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 में जो हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन ने सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, तो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा 3। 51 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है, देखिए सबसे ज़्यादा उत्पादक जो हिस्सा जो कहा जाता है उत्तरी मैदान को कहा जाता है। अगला है आपका 52 नंबर की पांगयोंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है, तो ये आपके सिक्किम में स्थित है।
पांगयोंग विमानपत्तन आपके सिक्किम में स्थित है। 53 नंबर है कि सर्वेक्षण शोध का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो सर्वेक्षण शोध का संस्थापक कहा जाता है किसे? तो याद रखिएगा ये कहा जाता है P.F. लाजर्सफील्ड को। लाजर्सफील्ड को सर्वेक्षण शोध का संस्थापक कहा जाता है। अगला 54 नंबर के निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वेनिस को। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कि एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? आपके श्रीलंका में स्थित है। 56 नंबर की भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो 1994 में। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है PSLV का। 1994 में इसको पहला बार इस्तेमाल किया गया था। 57 नंबर की भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? मैरी कॉम मणिपुर से। मैरी कॉम मणिपुर से। अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर की पीसो किस देश की मुद्रा है? तो मैक्सिको। मैक्सिको की मुद्रा क्या है फ्रेंड्स? तो ये पीसो है। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है? तो देखिए शुल्ब सूत्र का, स्रोत सूत्र का, धर्म सूत्र का, इसका संबंध ब्राह्मण धर्म से है, लेकिन भगवती सूत्र का जो संबंध है वो आपके जैन धर्म से है। जैन धर्म, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। 60 नंबर की किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व? देखिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो यूपी PCS का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे बोर्ड ने, आयोग ने इसका आंसर मोहम्मद शाह ने बताया था। याद रखिएगा कि किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं का एक वर्ग था? तो मोहम्मद शाह। अगर आप नेट पे सर्च करिएगा तो शाह आलम द्वितीय आपको लिख सकता है। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, जो बोर्ड आयोग कहता है वही आंसर होता है, आपको पता है ना। तो ध्यान रखिए मोहम्मद शाह। हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व कहाँ पे? तो मोहम्मद शाह। अगला है 61 नंबर कि किस जनजातीय के लोग अपने रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं? तो भुंजिया। भुंजिया जनजाति के लोग ना अपने रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं, लाल बंगला। अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर की एहोल अभिलेख किस भाषा में था? तो ये एहोल अभिलेख जो था फ्रेंड्स वो आपके संस्कृत भाषा में, याद रखिए संस्कृत भाषा में। और एहोल अभिलेख की रचना किसने? रवि कीर्ति ने की थी, याद रखिए रवि कीर्ति ने की थी, रवि कीर्ति ने। अगला क्वेश्चन है आपका 63 नंबर की मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आए दो राज्य कौन थे? तो विजयनगर और बहमनी। और याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो इसके अगर शासनकाल की बात करें तो 1325 से लेकर 51 तक इसका शासनकाल था, और सबसे ज़्यादा विस्तार और सबसे ज़्यादा विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विजयनगर और बहमनी। 64 नंबर की कौन से षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा था? तो मेरठ षड्यंत्र केंद्र। मेरठ षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा था। अगला क्वेश्चन 65 नंबर की कौन सा देश पर्वतों और नदियों की भूमि कहलाता है? तो ये जो कहलाता है फ्रेंड्स आपके थाईलैंड। थाईलैंड जो होता है पर्वतों और नदियों की भूमि कहलाता है, थाईलैंड। अगला 66 नंबर की निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो निरंकारी आंदोलन की शुरुआत बाबा दयाल दास ने की थी। बाबा दयाल दास ने निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की थी। 67 नंबर है क्या कि वेनिजीलॉस कहाँ का प्रधानमंत्री बना और उसने देश को प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल कर दिया? तो ये कहाँ का राष्ट्र बना था? ये प्रधानमंत्री जो बना था ग्रीस का प्रधानमंत्री था। कौन? तो वेनिजीलॉस, जो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल कर दिया था, ग्रीस के ये क्या बना था? प्रधानमंत्री। 68 नंबर की कैश एंड कैरी और उधार पट्टे कानून किस देश से संबंधित है? तो कैश एंड कैरी और उधार पट्टे कानून जो है अमेरिका देश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेरिका। अगला है आपका 69 नंबर पुस्तक ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स किसकी है? तो ये जो पुस्तक है आपकी वो किसकी है? तो गॉर्थोन हार्डी की है। गॉर्थोन हार्डी ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स है, गॉर्थोन हार्डी की। 70 नंबर की 1508 ईस्वी में चौला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और गुजरात के शासक के मध्य लड़ा गया था, जिसमें गुजरात का शासक जीत गया था और पुर्तगाल के जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है वो हार गया था। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर की महाराजा रणजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया था? तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि बिहारी को शामिल किया गया, तो गोरखा को और डोगरा को, गुजराती को शामिल नहीं किया गया था। और पंजाब में सिख राज्य का स्थापना महाराजा रणजीत सिंह नहीं किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो किसको शामिल नहीं किए थे? तो गुजराती को शामिल नहीं किया था। 72 नंबर है कि आगे श्रमिकों के लिए सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में किसने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो ये की थी शशिपदा बनर्जी ने। शशिपदा बनर्जी ने श्रमिकों के लिए सर्वप्रथम 1870 में श्रमिक क्लब की स्थापना की थी। किसने? तो शशिपदा बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा किस देश में स्थित है? तो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जो अराकानयोमा जो है वो आपके किस देश में स्थित है? तो ये आपके म्यांमार में स्थित है।
अगला 74 नंबर की निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत श्रेणी गुरु शिखर, ये आपका सही है। कुल्लू घाटी धौलाधर एवं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, तो ये भी आपका सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम एवं भूटान को आपस में जोड़ती है, तो फ्रेंड्स ये आपका गलत है। देखिए नाथुला दर्रा जो है ना सिक्किम एवं चीन को आपस में जोड़ती है। चीन, सिक्किम एवं चीन को क्या करते हैं, आपस में जोड़ती है। विश्व का सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी शाखापोशी, ये भी आपका सही। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये आपका गलत है, नाथुला दर्रा वाला। अगला क्वेश्चन है आपका 75 नंबर, भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है। तो जस्ता की, और पता है कि भारत में 8 प्रकार की मृदाएं, ये भी ध्यान रखिए। तो जस्ता की क्या होती है, कमी होती है। तो भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की कमी होती है, तो जस्ता की। अगला क्वेश्चन है आपका 76 नंबर की मंदाकिनी नदी किस झील से निकलती है। तो मंदाकिनी नदी जो है ना वह चैराबाड़ी ताल झील से निकलती है। चौराबाड़ी ताल झील से मंदाकिनी नदी निकलती है। और अलकनंदा की सहायक नदी कौन है, तो मंदाकिनी नदी, अलकनंदा की सहायक नदी। 77 नंबर की भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कौन थे। तो याद रखिएगा ये थे आपके हेराल्ड मैकमिलन। हेराल्ड मैकमिलियन जो थे भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। 78 नंबर के सही कथन का चयन करें। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या नबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो रंजना कुमार है। तो नबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, रंजना कुमार, तो ये आपका सही है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है आपका रीना धर्मसक्टक है, ये आपका बिल्कुल सही, गलत है। फिर देखिए उत्तरी ध्रुव नहीं बल्कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला जो है वो रीना धर्मसक्टक है। रीना कौन है, तो याद रखें रीना धर्मसक्टक। तो ऑप्शन में आपका जो है ये आपका गलत हो जाएगा। उसका अगर हम बात करते हैं क्या कि एक एन लम्सडेन को ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा था, ये भी फ्रेंड्स का गलत है। एम्स लैंडस्टोन को मतलब कुंज रानी को ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। किसे, तो कुंज रानी को, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे, दादा भाई नौरोजी कहते हैं, तो याद रखिएगा ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहते हैं, तो कुंज रानी को कहते हैं, कुंज रानी को कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि नबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष रंजना कुमार है, इस यही आपका ए नंबर सही है। अगला आपका 79 नंबर, किसका मिलान असत्य है। देखिए अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे छोटी नदी रो नदी है यूएसए में, बिल्कुल आपका सही है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन नैनीताल में नहीं, ये आपका गलत है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह लद्दाख में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय, ये भी आपका सही है। और भारत के सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ गुजरात का, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी कि भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन जो है वो नैनीताल में नहीं बल्कि लेह लद्दाख में स्थित है। 80 नंबर है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है, तो 20 याद रखिए 20। 81 नंबर है कि भूपर पट्टी में खनिजों के रूप में कितना प्रतिशत कार्बन उपस्थित है, 0.025%। 82 नंबर है कि आयनिक यौगिकों के क्या है, तो आयनिक यौगिकों के क्वथनांक उच्च होते हैं। 83 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है, तो कौन नहीं है फ्रेंड्स, वो पूछा जा रहा है। तो देखिए पेट्रोलियम है, कोयला है, लेकिन जैव भार जो है आपके जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है। 84 नंबर है कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रियता में लवण के साथ और क्या बनाता है। तो देखिए लवण के साथ और क्या बनाता है, तो ये बनाता है आपके पानी बनाता है। याद रखिएगा कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ क्या बनाता है, तो पानी जल बनाता है। 85 नंबर की एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में कम क्रम से इंट्रॉन का निकलना तथा एक्सट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका स्प्लाइसिंग कहलाता है। स्प्लाइसिंग मतलब एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई के में क्रम से इंट्रॉन का निकलना तथा एक्सट्रॉन का जुड़ना स्प्लाइसिंग कहलाता है। 86 नंबर आपका कि निम्न में से किस समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जी क्रिया प्रारंभ होती है, तो ये आईजीई से होती है, आईजीई याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, तो कौन सा ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 88 नंबर, देखिएगा फ्रेंड्स क्या है कि साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है। देखिए साइपन द्वीप जो प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 89 नंबर आपका कि अष्ट सहस्रिक प्रज्ञा परामित और पंचरक्ष चित्रित जो है पांडुलिपि किस काल की है, तो ये जो फ्रेंड्स है वो आपके पाल युग की है। याद रखिएगा अष्ट सहस्रिक प्रज्ञा परामित और पंचरक्ष चित्रित पांडुलिपि जो है वो पाल युग के संबंधित है। अगला आपका 90 नंबर कि हॉलैंड यानी कि डच के व्यापारियों ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की, तो 1632 में। 91 नंबर की बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण क्या है, तो याद रखिए हिमालय कर्क रेखा की स्थिति और दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 91 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और याद रखिएगा बिहार की जलवायु के साथ साथ ये भारत की जलवायु भी यही हिमालय कर्क रेखा की स्थिति और दक्षिण पश्चिमी मानसून को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
92 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है तो ये अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होती है? तो ये अर्थव्यवस्था एक प्रकार की समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। तो ध्यान रखिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। 93 नंबर आपका कि लेसेस फेयर सिस्टम अर्थात अहस्तक्षेप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ये जो किया था वो सेरा ने किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सेरा ने किया था। लेसेस फेयर सिस्टम हस्तक्षेप की अवधारणा किसने? तो सेरा ने किया था। 94 नंबर के भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था शुरू 1952 में। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में किया गया था। 95 नंबर की भारतीय कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो ये अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। 96 नंबर की राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो 18 नवंबर 2004 में किया गया था और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे एम.एस. स्वामीनाथन को, जिसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्था स्थित है, तो ये मैसूर में स्थित है। कहाँ पे है? तो मैसूर में। 98 नंबर के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSME कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था फ्रेंड्स आपको 2006 में। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर के भारत में गोल्डन हैंड शेक योजना किससे संबंधित है? तो ये आपके जो संबंधित है फ्रेंड्स वो आपके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से ये संबंधित है, गोल्डन हैंड शेक योजना। फिर देखिए, और आज का हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है कि जीएसटी किस प्रकार का करता है? ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका आंसर आपको यहाँ पे पीडीएफ में दिया गया है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो फ्रेंड्स आप लोग लाइक नहीं करते फ्रेंड्स, आप लोग देख लेते हैं, लेकिन प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है ना कि खुद से मोटिवेटेड फील होता है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, मतलब आप लोग को अच्छा लग रहा है। लाइक नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग को प्यार और आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आज का टेस्ट आप लोग देख रहे होंगे। मैं ऐसे ही आप लोग के लिए डेली कंटिन्यू प्रैक्टिस से 100 क्वेश्चन का मैं अपलोड करते रहूँगा। आपके बिहार पुलिस का जो एग्जाम है 7 अगस्त को बिहार एसएससी का एग्जाम है, और आने वाले बिहार दरोगा सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।